सो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका न्यू सीरीज के अंदर। कल मैंने आपको पूरा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन का बताया था। हम लोगों ने बेसिक ट्रेडिशन कॉन्सेप्ट को समझा कि हम लोग कैसे डिस्क्रिप्टिव मैनर में हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। आज मैं आपको कुछ हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप विद इन सेकंड क्या कर सकते हैं, किसी भी आंसर को निकाल सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूंगी, मैं हूं आपकी एजुकेटर सिमरन जैन, जिसने आपके यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले मैं इसके 6 पार्ट्स को अपलोड कर चुकी हूँ और मैंने हाइब्रिडाइजेशन तक आपको करवा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि हाइब्रिडाइजेशन कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर कैसे निकाल सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स क्या होगी। आज की वीडियो के अंदर पूरे हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग मैं आपके सारे क्वेश्चंस की क्वेरी को सोल्व कर दूंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग कल बात कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, तो मैंने कल आपको सारी हाइब्रिडाइजेशन बताई थी। हमने 6 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अगर मैं इनकी ज्योमेट्री की बात करती हूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है लीनियर। बॉन्ड एंगल कितना निकल कर आता है? 180। एग्जाम्पल हमने क्या लर्न किया था? बेरिलियम क्लोराइड। और इसमें कौन कौन सी हमारी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है? हमारी मिक्सिंग होती है यहाँ पर s प्लस एनी p ऑर्बिटल। कोई भी हमारी s ऑर्बिटल के साथ p ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री आती है हमारी क्या? ट्राइगोनल प्लेनर। कितना बॉन्ड एंगल निकल कर आता है हमारा? 120 डिग्री। एग्जाम्पल हमने क्या याद किया था? बोरोन फ्लोराइड। और हमने यहाँ पर अगर मैं इसकी ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट की बात करती हूँ तो s ऑर्बिटल के साथ आपकी कोई भी 2 p ऑर्बिटल आपकी हो सकती है। इट में भी px py आपकी हो सकती है। अगर मैं बात करती हूँ sp3 की, टेट्राहाइड्रल में कितना बॉन्ड एंगल निकल कर आता है? 109 डिग्री। 8 मिनट का बॉन्ड एंगल आपका निकल कर आता था। और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल क्या लर्न किया था? मीथेन। और कौन कौन से ऑर्बिटल होती हैं? s, px प्लस py प्लस pz। अगर मैं बात करती हूँ sp3d, कौन सी ज्योमेट्री निकल कर आती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कितने एंगल्स हमने पढ़े थे? हमने यहाँ पर कल मैंने आपको 2 तरह के एंगल बताए थे। इक्वेटोरियल के बीच में कितना एंगल निकल कर आता है? 120। एक्सियल के बीच में कितना एंगल निकल कर आता है? 180। और एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में कितना एंगल निकल कर आता है? 90 डिग्री। एग्जाम्पल हमने लर्न किया था PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कितनी ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं? s, px प्लस py प्लस pz प्लस dz स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग dz स्क्वायर यूज करते हैं। जबकि एक आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है dsp3, जिसको आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर। वहां पर जो आपका d ऑर्बिटल यूज होता है वो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। बट ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपका इनफ है। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए आपका इन हाइब्रिडाइजेशन से क्या होगा? काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ sp3d2, कौन सी ज्योमेट्री आएगी? ऑक्टाहेड्रल। कौन सा एंगल देखने को मिलेगा? 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। एग्जाम्पल हमने लर्न किया था सल्फर फ्लोराइड। कौन कौन सी होंगी? s, px प्लस py प्लस pz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और साथ में कौन सी होगी? dz स्क्वायर। बेसिकली कई बार हमारा क्वेश्चन जो आता है वो कहां से क्वेश्चन आता है कि हमारी कौन सा टाइप की डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके dz स्क्वायर इन्वॉल्व है और इसमें आपके dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर क्या है? इन्वॉल्व है। अगर हम बात करते हैं sp3d3 की, तो कौन सी ज्योमेट्री निकल कर आती है? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कितने एंगल आते हैं? 3 तरह के बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं। एक्सियल में 180 डिग्री बनता है। इक्वेटोरियल के अंदर 120 बनता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल के अंदर 72 डिग्री हमारा निकल कर आता है। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था IF7। कितनी होती है? 7 ऑर्बिटल। s, px, py, pz dz स्क्वायर dy स्क्वायर dz स्क्वायर प्लस dxy। यहाँ पर आपकी ये भी क्या हो जाती है? इंक्लूड हो जाती है। होपफुली आपको ये टेबल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कल मैंने आपको ये बताया था और आज मैंने इसको पूरा का पूरा समराइज कर दिया। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। ऐसी कौन सी ट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू हम देखते ही हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं? ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। आइए पढ़ते हैं। आपको इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए 3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? सबसे पहले आप सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रल एटम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक्स का मतलब है हेलोजन में कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड जिनोन। तो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले आपको क्या करना है? सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करना है।
उसके बाद जितने भी आपके साइड एटम दे रखे हैं उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन देखने हैं। साइड एटम के क्या निकालने हैं? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। और आपको सेंट्रल एटम के क्या निकालने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं साइड एटम हमारे कौन कौन हो सकते हैं। हाइड्रोजन भी हमारा साइड एटम हो सकता है और हेलोजन भी हो सकता है। अगर हेलोजन हमारा सेंट्रल एटम है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7। अगर हेलोजन हमारा साइड एटम है तो उसके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। ऑक्सीजन कितने डोनेट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा? एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगी, कभी भी आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाती है। ये बात आप हमेशा याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपकी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं। नाइट्रोजन फैमिली के कितने डोनेट करेंगे? कितने शेयर करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिसमें से वो एक सिग्मा को बनाएंगे और 2 पाई बॉन्ड को बनाएंगे। 2 रूल समझ में आ गए, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरा साइड एटम का वैलेंस शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, आपको पता होना चाहिए। बस अब इनको प्लस कर दीजिए, बॉन्ड पेयर प्लस में लोन पेयर प्लस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहां पर देखना मैंने क्या लिख रखा है, सिग्मा, कितने सिग्मा बनाए, कितने लोन पेयर आए और कितने यूपी का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं। अगर मैं इस बॉन्ड पेयर को इस लोन पेयर के साथ जोड़ दूं और साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जोड़ दूं तो इन तीनों के सम के बराबर मेरी क्या जाती है? किसी भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकलकर आ जाती है। अगर मेरा सम 2 आता है तो sp, 3 आता है तो sp2, 4 आता है तो sp3, 5 आता है तो sp3d, 6 आता है तो sp3d2 और 7 आता है तो sp3d3। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं काफी सारे एग्जांपल लेके आई हूं आपके लिए, यहाँ पर देखना। एग्जाम्पल टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया CH4 का। यहाँ पर सबसे पहले हमें किसको देखना है? सेंट्रल एटम को देखना है। मेरा सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4। साइड एटम कौन है मेरे? हाइड्रोजन। कितने की शेयरिंग करता है? एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। 4 - 4 कितना आ गया? 0 इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 0 लोन पेयर आ गए। अगर यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दे रखा है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 0 लोन पेयर, तो कितना नंबर निकल कर आ गया मेरा? 4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर भी बोलते हैं। क्या बन गया ये हमारा? sp3। क्या बन गया? sp3। अब देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर नाइट्रोजन का कैसे निकालेंगे? कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास? लिखो 5। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो 3 कितने को डोनेट करेंगे? 3। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे? 1 लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर निकल कर आए आपके? 3 और साथ में 2, तो कितना बन गया? सॉरी, साथ में 1। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, क्या बन गया? 4। तो क्या निकल गया? sp3। अब आगे देख लेते हैं, ये क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 में से 1 निकाल दो, प्लस का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, कितने बच गए? 4। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 2 ऑक्सीजन कितने को डोनेट करेंगे? 4 को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 4 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को माइनस कर दो, कितना आ गया? 0। इसका मतलब कितने लोन पेयर हैं? 0। कितने लोन पेयर हैं यहाँ पर? 0। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2 का मतलब ये क्या बनाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और साथ में आपके क्या आ गए? 0 लोन पेयर। तो कितना आ गया हमारा निकलकर? sp। क्या निकल कर आ गया? sp। नेक्स्ट देखो, जिनोन फ्लोराइड। जिनोन मेरी एक नोबल गैस है। नोबल गैस के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। यहाँ पर लिखो 8। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो 2 कितने को डोनेट करेंगे? 2। तो माइनस कर दो 2, कितने बच गए यहाँ पर मेरे पास? 6 इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गए जो कि बच गए, तो इसका मतलब कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर बनाएगा। कितने बनाएगा? 3 लोन पेयर बनाएगा। अगर वो 3 लोन पेयर बना रहा है, अगर वो 3 लोन पेयर बना रहा है तो कितने सिग्मा होंगे यहाँ पर? देखना भाई, सिग्मा यहाँ पर देखते हैं, अब लिखते हैं। हाँ जी, यहाँ पर कितने सिग्मा बनेंगे? 2 सिग्मा प्लस में 3 लोन पेयर, दोनों को ऐड करो, 2 + 3 कितना हो गया? 5। हाइब्रिडाइजेशन लिखो sp3d। क्या आ गई? sp3d। बहुत इजी है, एक बार मेथड समझ लीजिए, उसके बाद निकालना बहुत इजी है इसको।
अगेन सेम चीज है। जिनोन, एक तरीका और बताती हूँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जिनोन लिखिए, इसके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? दो बॉन्ड बना दीजिए, दो बॉन्ड बना दीजिए, दो बॉन्ड बना दीजिए, दो बॉन्ड बना दीजिए। लोन पेयर क्या बचे? नहीं। कितने बॉन्ड बने? 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए। कितने बॉन्ड बन गए? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो इसका मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ गई? sp3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं जिनोन ऑक्सीफ्लोराइड की। ये आप ट्राई करके देखना, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सेंट्रल एटम कौन सा है हमारा? जिनोन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है? 2 की। माइनस करो। एक फ्लोरीन कितने की शेयरिंग करता है? 1 की। कितने हैं? 2, तो इसमें से 2 माइनस करो। 2 और 2 4, 8 माइनस 4 कितना आ गया? 4। 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर आ गए। क्या आ गए? 2 लोन पेयर। साइड एटम कितने हैं? 3, इसका मतलब 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड, साथ में 2 लोन पेयर। 3 + 2 कितना निकल कर आ गया? 5। और 5 का मतलब होता है sp3d। हमारी कौन सी ज्योमेट्री आ गई? sp3d। अब देखते ही बोलो, फास्फोरस है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वैलेंस शेल में? 5। कितने हैं? 5। 5 में है तो आप क्या कर दो, यहाँ पर देखना एक प्लस का भी तो साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कितने प्रेजेंट है? 4। एक एक डोनेट कर दो क्लोरीन को, एक एक डोनेट कर दो किसको? क्लोरीन को। कितने सिग्मा बॉन्ड बन गए? 4। 4 सिग्मा का मतलब sp3। क्या आ गया? sp3। ठीक है, ये ट्राई करके देखना, ये आप लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे, ये भी और ये भी। फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर आप बताना, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ, हाँ जी, इसको देख लेते हैं, बट किसको लिखते हैं? नाइट्रोजन को। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको देखना एक बार, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। माइनस आ गया, कितना आ गया? 6। एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो 2 कितने की करेगा? 6 की। 6 - 6 कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। यहाँ पर 2 का क्या मतलब है? 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और एक आपका क्या बचेगा यहाँ पर? लोन पेयर बचेगा। एक क्या बचेगा यहाँ पर? सॉरी, 0 आपके क्या होंगे? लोन पेयर होंगे, तो क्या बन जाएगा आपका? 2। तो इसका मतलब क्या हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ गई? sp। क्या निकल कर आई? sp। तो आप यहाँ पर लिखिए sp। CO2, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4। एक ऑक्सीजन 2 क्या करता है? शेयर करता है, 2 कितने करेंगे? कितना आ गया? 0। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? sp। क्या आएगी? sp। ये वाला देख लीजिए, एक आयोडीन है, एक आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 7 में से 2 कौन ले गया? क्लोरीन। कितने बच गए यहाँ पर? देखना भाई, सॉरी यहाँ पर देखना, आप ये पॉजिटिव चार्ज को भी जरूर कंसिडर करें। देखो, एक आयोडीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। पॉजिटिव चार्ज आ गए तो कितने रह गए? 6। 6 में से 2 गए, कितना रह गया? 4। 4 का मतलब क्या है? 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर प्लस में 2 सिग्मा बॉन्ड, कितना आ गया? 4। तो क्या आ गया? sp3। क्या आ गया? sp3। ये 3 आप घर से ट्राई करके देखना। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, लगभग हर एक आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा लार्ज करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हम इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। क्या, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब बात ये आती है कि क्या सिर्फ यही टॉपिक होता है हाइब्रिडाइजेशन का, या इससे भी आगे होता है? देखिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का, डिस्क्रिप्टिव आपको कैसे निकालना होता है वो मैंने आपको बता दिया, ट्रिक कैसे होती है वो भी मैंने आपको निकालनी सिखा दी। कई बार आपके कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं PCl5 अगर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, अगर वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है तो उसकी ज्योमेट्री क्या है? तो आप फटाफट से बता दोगे मैडम ट्राइगोनल बाइप्लेनर उसकी ज्योमेट्री है, sp3d उसकी क्या है? ज्योमेट्री है। बट अगर मैं बोलूं PCl5 सॉलिड स्टेट में है तो उसकी क्या ज्योमेट्री है?
तब उसकी ज्योमेट्री sp3d नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ हमारे क्या है, स्पेशल केसेस हैं। क्या है, स्पेशल केसेस है। आओ देखते हैं स्पेशल केसेस हमारे क्या है। ये देखो PCl5, ये कैटाइनिक पार्ट में भी डिनोट करता है और एनाइनिक में भी। कैटाइनिक क्या रहेगा इसका, sp3। देखना ये PCl4 में टूटता है और PCl6 के अंदर टूट जाता है, क्योंकि जो PCl5 है किसमें एग्जिस्ट करता है, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक इसका कैटायन बनता है और एक क्या बनता है, इसका एनायन बनता है। कैटायन की तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लोगे, क्या आएगी, sp3, और इसी कितनी आएगी, sp3d2। अगर मैं बात करती हूँ फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट, PbR4+ और Br नेगेटिव। देखना जो फॉस्फोरस के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन का साइज बड़ा होने की वजह से PbR5 डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ना करने की वजह से ये अपने दो अनसिमेट्रिकल आयंस में टूट जाता है, जिसके एक के अंदर तो फॉस्फोरस आ जाता है और दूसरे के अंदर फॉस्फोरस नहीं आता है। क्योंकि इसके पास कोई भी सेंट्रल एटम नहीं है तो हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, जिनोन पेंटाफ्लोराइड में टूटता है और साथ में फ्लोराइड। इसका भी क्या होता है, अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, अनसिमेट्रिकल। दोनों को आपको याद रहेगा, अनसिमेट्रिकल ब्रेकडाउन। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर मैं बात करती हूँ N2O5 सॉलिड के अंदर, N2O5 सॉलिड के अंदर देखना भाई, नाइट्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन। नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रेट आयन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी, sp, और इसकी कैसी, sp2। आयोडीन हेक्साक्लोराइड, ये भी अपनी दो फॉर्म में टूट जाता है, किसमें, लिक्विड स्टेट के अंदर, ICl2 ICl4 के अंदर टूट जाता है, तो भी हम इसी क्या निकाल सकते हैं, ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं Cl2O6 सॉलिड स्टेट के अंदर, ClO2 पॉजिटिव के अंदर और ClO4 नेगेटिव के अंदर टूट जाता है। तो बेसिकली आपको ये चीजें लर्न करनी है। अगर मैं बात करती हूँ आयोडीन की, मोल्टन स्टेट के अंदर ये अपनी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, I3 और I3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव है। हमें यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं, किसके, आयोडीन के। कितने लेने हैं, 3 मॉलिक्यूल। तो ये आपका बहुत स्पेशल था। ये स्पेशल केस आते हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालनी होती है। होपफुली आपको क्लियर हो। बस आपको इन 1 2 3 4 5 6 7 केसेस का ध्यान रखना है कि अगर आपको इन केसेस में दिख जाए तो आपको इनको ब्रेक डाउन करना आना चाहिए। ब्रेक डाउन करने के बाद तो आप दोनों ही आंसर लिखेंगे। इसके कितने आंसर लिखेंगे, दोनों आंसर लिखेंगे। स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया था। अब मैं कुछ आपको स्पेशल केस बताना चाहती हूँ कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर आप लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करते हैं। आइए चलते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके 4 केस लिए हैं। फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या लिया है, NO2। NO2 के ऊपर सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करोगे। नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5। एक ऑक्सीजन कितनी शेयरिंग करता है, 2, तो 2 कितनी करेंगे, 4। तो बचने के बाद क्या आएगा, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका मतलब ये मेरा कैसा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करूंगी, इसका स्टेरिक नंबर निकालूंगी। कितने बॉन्ड बनेंगे सिग्मा, 2 बॉन्ड, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 3। क्या बनेगा, sp2। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपने लगा दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इनके बॉन्ड को बना लेंगे। इसके 2 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पर और इसका 1 बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ये ऑक्सीजन हमारा हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। कैसा इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि आपकी एक ही लोकेशन पर क्या करता है, स्टे करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। होपफुली आपको क्लियर होगा। इसी के साथ जो आपको कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, देखना भाई। इसी के साथ जो आपका क्वेश्चन बनता है कंट्रोवर्शियल, वो क्या बनता है, ये देखिए, ये देखिए। आपसे साथ के साथ में ये पूछता है कि ClO2 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होती है। हम सेम करेंगे। क्लोरीन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। एक ऑक्सीजन कितने डोनेट करता है, 2, तो 2 कितने करेंगे, 4। 7 - 4, यहाँ पर भी कितने बच गए, 3।
अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 बच गए, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन का मिलकर एक लोन पेयर बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में बच जाता है। बट आप ये देखना, अब की बार आप स्टेरिक नंबर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं करेंगे, तो आपका स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आएगा, sp2, 2 लोन पेयर प्लस में 1 लोन पेयर, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आती है। अब तुम ये कहोगे मैडम आपने यहाँ पर स्टेरिक नंबर के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर क्यों लिया? आइए इसको पढ़ते हैं इसकी बॉन्डिंग के थ्रू। मैंने यहाँ पर बनाया क्लोरीन का स्ट्रक्चर ClO2 का, ये क्लोरीन है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, और ऑक्सीजन के साथ बना दो, मैंने पूरा कर दिया। अब जो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट होता है, अब वो इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर लोकेट नहीं करता, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डीलोकेलाइज कर देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डीलोकेलाइज करके कहां पर पार्टिसिपेट करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में करता है। तुम कहोगे मैडम 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही प्रेजेंट है, एक क्लोरीन का और एक ऑक्सीजन का, उन्होंने अच्छा खासा बॉन्ड बना रखा है, इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत की क्या पड़ी? हाँ जी, 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड भी होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखना यहाँ पर जो बॉन्ड बन गया वो कितने इलेक्ट्रॉन का बन गया, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन गया। इट मींस दैट ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर प्रेजेंट था अब वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो क्या हो गया, डीलोकेलाइज हो गया। क्या हो गया, डीलोकेलाइज हो गया, और किसमें फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर तो आपका डीलोकेलाइज कर जाता है, बट नाइट्रोजन के केस में डीलोकेलाइज नहीं करता, बिकॉज नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज नहीं कर पाता है। जबकि जो क्लोरीन है वो आपका थर्ड पीरियड एलिमेंट होता है, उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, तो जो वो एक इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होता है वो उसका डीलोकेलाइज कर जाता है और वो 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। दैट्स व्हाई NO2 डाइमर बना लेता है और ClO2 डाइमर नहीं बनाता है, क्योंकि NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है नाइट्रोजन का वो क्या होता है, लोकेलाइज्ड होता है, तो वो इजीली डाइमर बना लेता है, बट ClO2 डाइमर नहीं बनाता है। होपफुली आपको चीज क्लियर होगी। देखिए बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आने की इसकी संभावना है। अब बात करते हैं CH3, इसको बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल। जब किसी एटम के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देता है, इट मींस वो फ्री रेडिकल की तरह एक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3, तीनों हाइड्रोजन मिलकर 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या जाती है, sp2, क्या जाती है, sp2। अब बात ये आती है कि मैडम आपने इस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं किया ज्योमेट्री के अंदर? हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, बेटा ये इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट नहीं होता। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते, कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, जिसमें से वो 2 p ऑर्बिटल की तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है, बट एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक उसकी लास्ट वाली p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आपकी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं आता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर नहीं आता है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है, इन p ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जो कि आपके पास वैकेंट होती है। अगर हम बात करते हैं CF3 फ्री रेडिकल, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। क्या होती है, sp3 होती है, क्योंकि ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है, ये कहां पर देखने को मिलता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। तुम कहोगे मैडम ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो साइड एटम है वो आपका फ्लोरीन है, वहां पर जो साइड एटम था वो आपका हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है फ्लोरीन से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, और CH3 जो है वो आपका कैसे हाइब्रिडेशन शो करता है, sp2। बस फर्क आपको ध्यान रखना है, कार्बन के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो p ऑर्बिटल में पाया जाता है, और CF3 में जो फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाया जाता है। इस केस को मैं आपको फिर से समझाऊंगी जब मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में वेस्पर थ्योरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बस ये आपको 4 केस हमेशा याद रखने हैं और इनको हमेशा ध्यान में रखना है कि भाई कौन कौन से हमारे स्पेशल केस हैं। देखना बच्चे बहुत रैंडमली पढ़ते हैं, बट आप लोग बहुत स्पेशल चीजें भूल जाते हो और यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनके साथ शेयर करें जो कि नीट और जेईई एस्पिरेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें जो कि केमिस्ट्री के साथ
टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज अपना सपोर्ट ऐसे ही मेरी वीडियो पे बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।